स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। Which of the following brave from the Bhopal led the main movement and sacrificed his life during the first struggle for independence in 1857? ये हम जरूर पढ़ते हैं कि मंगल पांडे जी ने ये शुरुआत करी थी। 34th इन्फेंट्री से स्टार्ट हुई थी, ये वाला रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। लेकिन भोपाल से कौन लीड कर रहा था? ये है दैट इज फाजिल मोहम्मद खान। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, फाजिल मोहम्मद खान। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को? फाजिल मोहम्मद खान। क्लियर हो गया जी। और इन्होंने सपोर्ट किसको दिया था? इन्होंने सपोर्ट दिया था दिल्ली के जो राजा थे, किंग थे, मुगल एम्परर दैट इज बहादुर शाह सेकंड को इन्होंने सपोर्ट दिया था, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ये बहादुर शाह जफर वैसे तो दिल्ली से लड़ रहे थे, बख्त खान इनके कमांडर इन चीफ थे, बख्त खान इनके कमांडर इन चीफ थे। क्लियर? ये याद रखना। और बहादुर शाह जफर को लोगों ने एम्परर ऑफ इंडिया, शहंशाह हिंदुस्तान का टाइटल भी दिया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? 1857 रिवोल्ट के लिए एक बुक लिखी गई थी दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी गई थी, और ये पुस्तक किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? वीडी सावरकर। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिए जी, सिकंदर, यहां पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। सिकंदर बेगम वॉज, ये सिकंदर बेगम ऑप्शन नहीं है बट अदरवाइज चलो पढ़ते हैं। सिकंदर बेगम वॉज एबल टू गेन विक्ट्री ओवर द रेबल्स ऑफ द सेहोर गारिसन विच ब्रोक द बैकबोन ऑफ द रेबल। मतलब इन्होंने जो है रिवोल्ट को तोड़ने की बात करी थी। रानी ऑफ झांसी, जिन्हें हम लक्ष्मीबाई जी कहते हैं, उन्होंने सिकंदर बेगम को एक मैसेज भेजा था कि जब तक मेरे हाथ फ्री हैं मैं तुमसे डील करूंगी और अपनी तलवार से डील करूंगी, ये वर्ड यूज किए थे। और इसके बाद सिकंदर ने रिप्लाई क्या किया था? सिकंदर बेगम ने रिप्लाई क्या किया था? आई हैव 5 आर्म्स, मेरी जो बाजुएं हैं वो आग से बनी हुई हैं। आई एम रेडी फॉर यू, कम व्हेन यू विल, जल्दी आओ जब तक तुम आ सकती हो। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट रानी झांसी ने कब बोली थी, किसको बोली थी? ये स्टेटमेंट रानी झांसी को किसने बोली थी? ये दोनों के बीच में जो है बात हुई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? और सिकंदर ने इंश्योर किया था सेफ पैसेज फॉर द इंपॉर्टेंट ब्रिटिश सिविलियन। मतलब सीधी सी बात यहां पे आ गई है कि जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा था तो इनमें से किसने साथ दिया था? अंग्रेजों का। तो सिकंदर बेगम ने साथ दिया था। ये कुछ आपके रिवोल्ट्स के साथ संबंधित हैं, ये लीडर्स, लोकेशंस, ये आप लोगों को वैसे पता है, पीडीएफ में भी मैं डाल दूंगा सो दैट आप इनको देख लेना कि कौन किसके किसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं हम बहुत बार। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारा क्या कहता है। द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन Indian language on the causes of the uprising of 1857 was। 1857 में जो है इंडियन लैंग्वेज में जो पुस्तक लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? दैट इज ऑन द कॉजेज ऑफ 1857। ये पुस्तक है, ठीक है, मतलब 1857 के ऊपर पुस्तक लिखी गई है। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी सैयद अहमद खान जी ने। सैयद अहमद खान ने यह पुस्तक लिखी है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। क्लियर? अब यहां पे कुछ पॉइंट्स पढ़ लेने हैं आप लोगों को। इस पुस्तक का नाम क्या था? असबाब ए भगवत ए हिंद। असबाब ए भगवत ए हिंद इनकी पुस्तक का नाम था। और इन्होंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी पुस्तक लिखी थी, दैट इज कमेंट्री ऑन द होली बाइबल। इन्होंने एक पुस्तक और भी लिखी है। इन्होंने मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सेटअप किया था 1875 में, जो बाद में जाके यूनिवर्सिटी का भी रूप धारण कर गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में है। क्लियर? इन्होंने नॉमिनेट किया था वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी ये नॉमिनेटेड हुए थे 1878 में। कौन है ये? सर सैयद अहमद खान की बात चल रही है यहां पे। इन्होंने सपोर्ट दिखाया था दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, ताकि जो है इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विसेज में, गवर्नमेंट में ज्यादा से ज्यादा हो जाए। क्लियर? तो दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सपोर्ट भी दिखाया है, लेकिन अगेन थोड़ा सा
झुकाव जो है इनका अंग्रेजों की तरफ ज्यादा देखने को हमें मिलता है। क्लियर। और ये दो फाउंडर्स हैं टू नेशन थियरी के, मतलब ये चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो है बात यहां पे हो। क्लियर। इंडिया और पाकिस्तान की बात जो है हो, और इनको जो है नाइटहुड का टाइटल दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से 1888 के अंदर। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब दूसरे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। सर सैयद अहमद खान के लिए तो हम पढ़ चुके हैं। अब है जी वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 रिवोल्ट के लिए ये पुस्तक लिखी थी। इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी जो है आपकी वीडी सावरकर के द्वारा जो है बनाई गई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने एक पुस्तक और भी लिखी है, हिंदुत्वा, 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 हु इज हिंदू, हिंदुत्वा, हु इज हिंदू। क्लियर। ये पुस्तक भी वीडी सावरकर जी द्वारा जो है लिखी गई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। यहां पे लिखा हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी आ जाए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आ जाए, दोनों सेम है। और इन्होंने जो है वंदे मातरम लिखा है, वंदे मातरम। ठीक है। वंदे मातरम जो है लिखा है संस्कृत भाषा के अंदर, ये सॉन्ग है। और जो है ये किस जगह से लिया गया है, किस में लिखा गया है? आनंद मठ, आनंद मठ। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। देवी चौधरानी, देवी चौधरानी, ये पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है लिखी गई है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और कुछ है, एक आधा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर होता है या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, अगेन पीडीएफ में आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है। जो आपकी मतलब वीडियो के बाद जो पीपीटी सेक्शन जो होता है ना, उसमें अगर कोई एक आधा पॉइंट, कोई बुक्स का कई बार होता है ना, लेक्चर देते देते वो दिमाग में नहीं आती, तो कुछ भी एडिशनल पॉइंट होगा मैं उसमें डालूंगा आपका। क्लियर। तो देख लेना। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। So causes of the Indian revolt. This is very very important, sir सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से जो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन हुई थी 1858 में, तो वो क्या थे? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ये 1858 के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इनका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। ठीक है। जिसे हम और क्या कहते थे? गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से हमने इसको जाना है। गुड गवर्नेंस एक्ट मतलब सुशासन का अच्छा कानून के बारे में इन्होंने बात करी थी। और इन्होंने बोला क्या था? ये आया कब था? 1 नवंबर 1858 को। इन्होंने बोला था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका रूल खत्म, सारी पावर्स अब मेरे हाथ में है। दैट मींस जो है क्वीन के हाथ में है। मैंने क्वीन, मतलब क्वीन बोल रही है, मैंने यहां पे एक पर्सन को अपॉइंट किया है जिसका नाम, जिसका पोस्ट का मतलब होगा वाइसरॉय। ये गवर्नर जनरल को एक एडिशनल टाइटल दे दिया गया था वाइसरॉय का। और ये वाइसरॉय किसको जवाब देगा? वाइसरॉय जो है किसको जवाब देगा? सेक्रेटरी को जवाब देगा, सचिव को जवाब देगा। ये सेक्रेटरी कहां पे बैठेगा? इंडियन हाउस में बैठेगा, इंडिया हाउस में बैठेगा, जो कि लंदन में होगा, क्योंकि क्वीन तो जाके लंदन में बैठेगी, सेक्रेटरी को सारी चीजें होंगी। तो एट द एंड जो सारी चीजें भारत में होंगी, वो वाइसरॉय किसको बताएगा? सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी बताएगा क्वीन को, बताएगा कि क्या चीजें चल रही है, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया रूल खत्म। और यहां पे 3 बातें वो बोल के गई थी। वो 3 बातें क्या थी? नंबर 1 कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है आपकी, हड़प नीति के सिद्धांत, ठीक है, जो लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किए थे, वो खत्म किए जाएंगे। दूसरा, हम इक्वालिटी देंगे, समानता सबको प्रोवाइड यहां पे करी जाएगी। ठीक है। तीसरा, धर्म के काम में, रिलीजन के काम में कोई भी इंटरफेरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये 3 बातें यहां पे बोली गई थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स खत्म की जाएगी, धर्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, और सबको समानता दी जाएगी। सारी बातें इन्होंने बोली, लेकिन एक ही बात इन्होंने एप्लीकेबल करी, अंग्रेजों ने एप्लीकेबल करी, दैट इज कि धर्म के काम में इन्होंने इंटरफेयर करना बंद कर दिया था। बाकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इक्वालिटी वाली थी, कोई भी चीज यहां पे पूरी नहीं हुई थी। मैंने अभी आपको बोला था कि गवर्नर जनरल को एक एडिशनल टाइटल दिया गया था, दैट इज वाइसरॉय का। अब ये कौन पर्सन था जो गवर्नर जनरल भी बना और वाइसरॉय भी बना? पहला, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। सो अगर आपसे पूछा 1857 का रिवोल्ट भी कब हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे आपको देखने को मिला था। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या बनेगा। नंबर 1 देखिए, टू डिस्क्लेम इन एनी इंटेंशन टू अनेक्स द इंडियन स्टेट्स, यस,
ये आपका पॉइंट बोला गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म करने के लिए बोला गया था। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, यस ये भी बोला गया था। टू रेगुलेट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया, नहीं ये कोई बात नहीं करी गई थी कि ट्रेड को हम रेगुलेट करने वाले हैं, ये कोई बात नहीं बोली गई थी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 और 2, यानी कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी। द ओरिजिनल रेजिडेंस, जो मिर्जा गालिब जो कवि हैं, उर्दू पोएट हैं, ये कहां के थे? यस मिर्जा गालिब। 1797 में इनका जो है जन्म हुआ है आगरा में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी दिल्ली में, मिर्जा गालिब। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। क्लियर हो गया तुम्हें? यस 1869 में इनकी डेथ हुई थी दिल्ली के अंदर, ठीक है। और आगरा के बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि आगरा को बनाया किसने था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जिनका नाम निजाम खान है, लोदी वंश के दूसरे राजा जो प्रोमिनेंट राजा हैं, और लोदी वंश जो है पहली अफगान डायनेस्टी थी हमारे भारत देश में। तो आगरा का शहर इन्होंने बनाया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह 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 वाह, क्या बात है, कितनी बढ़िया बात बोली है इन्होंने कि समझ गए ना। तो इश्क अगर करो तो पहले बुक से करो, जॉब लो, ठीक है। और अगर किसी और के साथ भी प्यार है, कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ठीक है, सो उतना करो, उसको पहले बता के रखो कि मेरे जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, मुझे पहले उसको अचीव करना है। अगर वो लड़का या लड़की आपको साथ दे रही है, सो दैट इज ट्रू लव, ठीक है। अदरवाइज तो बस ठीक है, चल रही है जिंदगी। सो पहले बुक से इश्क करो, जो बाकी इश्क है वो अपने आप आ जाएगा आपके पास। कुछ अचीव कर लीजिए, जॉब ले लीजिए, गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, सरकारी नौकरी ले लो, प्राइवेट कोई काम कर रहे हो, कुछ अच्छा कुछ काम करो जिसमें आपकी लाइफ सेट लगे आप लोगों को, तो करो उस चीज को, ठीक है। सो बाकी चीजें सब जायज हैं बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था? तो दैट इज पामर्स्टन। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पामर्स्टन वाज द प्राइम मिनिस्टर, यस बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, पामर्स्टन। क्लियर। अगर बात करूं बाकी और की, विंस्टन चर्चिल, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन जब भारत में आया था, क्रिप्स प्रपोजल 1942 में, तो ये विंस्टन चर्चिल ही थे जिन्होंने उनको भेजा था भारत में, ठीक है, 1942 में, 1942 में। और चर्चिल वही पर्सन है जिन्होंने गांधी जी को हाफ नेकेड सैंट के नाम से भी संबोधित किया था। एटली, ये एटली कौन है? जिन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा था भारत में, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, और जिसके कारण हमारे भारत का संविधान बना, हमारा देश आजाद हुआ, सब बातें हमने मानी और पूरी असेंबली बैठी गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये एटली के कारण बना। एटली ने पहली तो बात तो वो अलग बात है कि जो 20 फरवरी 1947 को इन्होंने अनाउंस किया था कि हम इंडिया को आजाद करेंगे, 30 जून 1948 को, 30 जुलाई 1948 को हम आजाद करेंगे। लेकिन बाद में जो है 3 जून 1947 का प्लान आया था, जिसे हम माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं, क्लियर, डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जानते हैं इनको, और 3 जून का प्लान भी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया को आजाद किया गया था 15 अगस्त 1947। ये सब आपको पता है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पामर्स्टन। चलिए क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, हु वाज द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय ए फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरे रिवोल्ट में 1857 रिवोल्ट में जब हुआ था, जो अलग अलग जगहों से हुआ था, तो उसमें एक ही बंदा जो है पकड़ा गया था जिंदा और जिसको फांसी हुई थी, एंड दैट वाज द तात्या टोपे। क्लियर, आंसर नंबर डी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का ओरिजिनल नेम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और एक कमांडर इन चीफ के हैं, किसके हैं? नाना साहिब के। ये कहां से लड़ रहे थे? कानपुर से लड़ रहे थे।
और इनको इनको ही बिट्रेड किया था, मतलब इनको धोखा मिला था इनके ही एक फ्रेंड द्वारा, और उनका नाम क्या था, दैट इज मान सिंह। जो इनका फ्रेंड था नाना साहिब, ये तात्या टोपे का, दैट इज मान सिंह। मान सिंह ने धोखा दिया था और उसके बाद जो है तात्या टोपे को पकड़ा गया और एट द एंड जो है ये प्रॉपर तरीके से रिवोल्ट, ये तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। क्लियर। नाना साहिब कानपुर से लड़ रहे थे, इनको क्या नहीं मिल रहा था, दैट इज पेंशन नहीं मिल रही थी, और इनका ओरिजिनल नेम क्या है, दो दो पंत, ये याद रखना। कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, इन्होंने बिहार से रिवोल्ट लड़ा था। ठीक है, ये खान बहादुर खान, नाना साहिब नहीं जुड़ेंगे यहां पे, तो आंसर नंबर क्या बनने वाला है, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आंसर नंबर डी। अगर आपसे पेपर में पूछा कि कौन से पर्सन जो है रिवोल्ट के लिए मतलब फेवर में नहीं थे, तो सिंधियाज ऑफ ग्वालियर वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ 1857 रिवोल्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। क्लियर। और तात्या टोपे को मारा कहां गया था, शिवपुरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिवपुरी में मारा गया था। क्लियर। और कब, एग्जैक्ट डेट, दैट इज 18th ऑफ अप्रैल 1859, 18th ऑफ अप्रैल 1859। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी, तात्या टोपे इज द राइट वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ये कहां पे है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इनकी जो समाधि है वो है ग्वालियर में। आंसर नंबर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ग्वालियर में। क्लियर। और बाकी अलग बात है कि इनका जो जन्म स्थान है वो वाराणसी में हुआ था, लेकिन इनकी जो समाधि है वो कहां पे है, ग्वालियर में है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ग्वालियर में। क्लियर, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। जबलपुर, मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया, मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां जबलपुर, जहां पे सीज्मिक जोन बहुत है, मतलब सीज्मिक एक्टिविटीज बहुत होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट बहुत होती हैं, अर्थक्वेक बहुत सारा जो है देखने को आपको मिलता है। जबलपुर में जो है ये मार्बल फॉल्स बनते हैं, नर्मदा रिवर के ऊपर मार्बल फॉल्स, ठीक है, जिन्हें हम धुआंधार फॉल के नाम से भी जानते हैं, धुआंधार फॉल्स, ये याद रखना। सो आंसर नंबर डी, ग्वालियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Who was the मतलब what was the main cause of the 1857 revolt? मेन कॉज क्या था, पब्लिक आउटरेजेस, मतलब सार्वजनिक आक्रोश चल रहा था, क्रिश्चियन मिशनरीज, मिलिट्री डिस्कंटेंट क्या था, जब पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये सारे रीजन थे। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, इनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं थी। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब इनकी नीतियां अच्छी नहीं थी। और नीतियों में पता है आपको, देखिए पॉलिटिकल कॉजेज में बहुत था, जैसे कि अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813 पास कर दिया गया था, जिसमें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करी गई थी। क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में बुला लिया गया था कि हाँ आप आओ और जो है प्रचार करो क्रिश्चियन धर्म का। इकोनॉमिक कॉजेज में ये था कि हमारे टैक्स लिए जा रहे थे, जैसे जमींदारी प्रथा, क्लियर, बंगाल में, महलवाड़ी प्रथा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, एंड रियोतवाड़ी प्रथा साउथ इंडिया में। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर की हैं, यहाँ पे हम पॉइंट्स को छुएंगे और क्वेश्चंस के रेलेवेंस में ही जाएंगे। ठीक है। रिलीजियस कॉजेज में क्या था, धर्म में ऑब्वियसली बात है यार, आपके धर्म में तो हर बात हो रही थी कि अगर सेना में आना है तो आपको जो भी आपकी वेशभूषा है उसको बदल के आना पड़ेगा, ये सब चीजें। मिलिट्री कॉजेज में क्या था, मतलब जो पॉपुलेशन थी, मिलिट्री की पॉपुलेशन थी, उसको इनइक्वल था, मतलब अंग्रेज ज्यादा, इंडियन कम, और इंडियंस को सूबेदार की पोस्ट तक रखा जाएगा, ज्यादा बड़ी पोस्ट के ऊपर नहीं रखा जाएगा, वगैरह वगैरह। और इमीडिएट कॉज क्या थे, इमीडिएट कॉज वाज द इनफील्ड राइफल्स, जिन्हें चर्बी वाले कारतूस कहते हैं, और उनके ऊपर जो है पिग की चर्बी और काऊ की चर्बी जो है लगी होती थी। तो दीज वर द मेन कॉजेज। क्लियर, आंसर नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which one of the following conception is true about the 1857 revolt? 1857 रिवोल्ट के लिए इनमें से जो कथन है वो कौन सा सही है? इंडियन हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड इट एज इंडियन म्यूटिनी, बहुत कुछ बोला गया है। ब्रिटिश हिस्टोरियन ने इंडिपेंडेंस के लिए वॉर बोली। इट गेव ए डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। इट वाज फॉर द फेवर
फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया? नहीं. सो इट गेव द डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. क्योंकि आपको पता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डेथ ब्लो का मतलब क्या है कि यहां पे सारी रूल पावर किसके हाथ में आ गई थी? अब रानी के हाथ में आ गई थी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 पास किया गया था 1 नवंबर को. तो हमने जो बात करी थी वही सब चीजें इसमें देखने को मिलेंगी. तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन. क्लियर. चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं. Who has made Allahabad that is the emergency headquarter in 1857 revolt? इलाहाबाद को 1850 जिसे हम प्रयागराज कहते हैं आजकल, तो इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाए गए थे यहां पे. तो ये किसके टाइम पे? दैट इज द लॉर्ड कैनिंग ने बनाए थे. तो आंसर नंबर ए. क्योंकि लॉर्ड कैनिंग क्या था 1857 रिवोल्ट के टाइम पे? क्या था? गवर्नर जनरल, जिसको एडिशनल टाइटल मिला था वाइसरॉय का. ये हमने अभी डिस्कस किया है. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. क्लियर. लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता है जमींदारी प्रथा इन्होंने स्टार्ट करी थी 1793 में, जिसमें जमींदारों को अपॉइंट किया गया था टैक्स इकट्ठा करने के लिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर. जॉन शोर की रिकमेंडेशन से. और ये कहां पे था? बंगाल में था, जिन्हें हम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं. लॉर्ड वेलेस्ले की अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है? सहायक संधि, जो 1798 में स्टार्ट करी गई थी. और हैदराबाद है वो पहली स्टेट थी जो सब्सिडी अलायंस में जिन्होंने पहली बार साइन किए थे. लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को भारत में लगाया था 1833 में, पहले गवर्नर जनरल बने थे 1833 में बने थे ये, और इंग्लिश एजुकेशन को लगाया था 1835 में. और किसकी रिकमेंडेशन से? मैकॉले की रिकमेंडेशन से. और इसी कारण जो मैकॉले है इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए. क्लियर. याद रखना. बेंटिक के बारे में हमने इंग्लिश एजुकेशन तो हमने पढ़ा ही पढ़ा. यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन तो पढ़ा ही पढ़ा. और इन्होंने सती प्रथा भी खत्म करवाया था. सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा 1829 में. राजा राममोहन राय जी का दोनों में साथ रहा है, सती प्रथा को खत्म करने भी और इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए भी. तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ई. दैट इज लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट वन. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट. मंगल पांडे का जो इंसिडेंट है ये कहां पे देखने को हमें मिला था? ये सबको पता है. ये रिवोल्ट स्टार्ट कहां से हुआ था? 34th इन्फेंट्री ने स्टार्ट किया था. दैट इज बैरकपुर में. आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. बैरकपुर. क्लियर. आंसर नंबर बी. बैरकपुर में ये चीज स्टार्ट करी गई थी. 34th इन्फेंट्री, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 34 इन्फेंट्री. सो ये क्या है? इनको ए ट्रेटर वी सल्यूट, जिसे ये वर्ड यूज किया जाता है, ए ट्रेटर वी सल्यूट. और ये जो है 1857 रिवोल्ट के टाइम पे ये सब चीजें देखने को आपको मिली थी. प्रिंस चार्ल्स, अब छोड़ो ये प्रिंस चार्ल्स वाली, तो जो मूवी आई थी उसमें बोला गया था कि मंगल पांडे वाज द राइजिंग स्टार. ठीक है. और 34th इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे. और ये बंगाल में नेटिव इन्फेंट्री थी जो पैदल चलती थी, उन्होंने स्टार्ट किया था. चलिए जी अगला क्वेश्चन की बात करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो न्यू एनफील्ड राइफल है जो ग्रीस कार्ट्रिजेस की आपकी बनी हुई थी इंग्लिश इंडियन आर्मी में, ये कब इंट्रोड्यूस करी गई थी यहां पे? तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसके कारण जो है ये रिवोल्ट हुआ था. ठीक है. सो ये आपकी इंट्रोड्यूस करी गई थी दिसंबर 1856 में. और मैंने आपको बताया था ये कार्ट्रिजेस के ऊपर जो है फैट लगा होता था, चर्बी लगी होती थी गाय और सुअर की. क्लियर. गाय हिंदू के लिए इंपॉर्टेंट है और पिग का मीट मुस्लिम पीपल नहीं खाते. तो मतलब धर्म के साथ जो है छेड़छाड़ हो रही थी यहाँ पे. तो इसको करने के लिए पहले बाइट किया जाता था, फिर उसको क्रश करके ऐसे डाला जाता था. क्रश मतलब वो ठीक है, क्रश करना एंड सब चीज ठीक थी, मतलब ये चुप बैठे थे. लेकिन ये बाइट करने वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, तो ये इनके लिए घातक साबित हो गया था अंग्रेजों के लिए, जिसके कारण जो है फिर ये रिवोल्ट भी देखने को आपको मिला. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. किस पर्सन ने बोला है द फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? यानी कि 1857 के लिए वर्ड यूज किए गए हैं कि ना तो वो पहली वॉर थी, ना ही नेशनल थी, ना ही इंडिपेंडेंस के लिए वॉर थी. तो ये किस पर्सन ने बोला हुआ है? तो दैट इज द आरसी मजूमदार जी ने बोला था ये. आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. आंसर नंबर ए. क्लियर. और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, दैट इज सिपॉय म्यूटिनी. मतलब ये एक सैन्य विद्रोह था, मतलब सैनिकों का विद्रोह था और कुछ नहीं था. पॉइंट समझ आया तुम्हें? ये सैनिकों का विद्रोह था और कुछ भी यहां पे नहीं था. और एसएन सेन ने क्या लिखी थी? 1857 नाम की पुस्तक लिखी थी. क्लियर. वीडी सावरकर जी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी. दिस इज द इंपॉर्टेंट वन. क्लियर. चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं.
Which of the following was not a reason for making the sepoys of the East India Company rebellious? मतलब इनमें से कौन सा रीजन नहीं है फॉर मेकिंग द सिपॉय ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेबिलियस? मतलब नहीं है, रीजन पूछा है, नॉट ए रीजन। द मतलब जो रिवोल्ट हुआ है। द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, मैंने आपको बताया था 1813 के एक्ट में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा था, ये एक फैक्टर था, ठीक है। भत्ता को स्टॉप किया गया था, बिल्कुल, जो मतलब जो डबल भत्ता होता था, बाहर लोग जाते थे, मतलब उनको डबल सैलरी मिलती थी जो दूसरे देशों में लड़ने जाते थे, तो इसके ऊपर स्टॉपेज लगाई गई थी, ये भी एक रीजन था। द ऑर्डर टू द सिपॉयज टू ट्रेवल ऑन द शिप, ये भी था, ठीक है। इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव। मतलब ये सारे के सारे जो हैं आपके रीजन देखने को आपको मिल रहे थे। सॉरी, वन सेकेंड, मतलब वॉज नॉट ए रीजन पूछा है ना, नॉट ए रीजन पूछा है यार, ये गलत हो गया। एक मिनट। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये तीनों तो रीजन हैं, लेकिन नॉट ए रीजन पूछा था। द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, ये कुछ भी रीजन नहीं था। इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर, ये कोई रीजन नहीं था, बाकी रीजन थे। मतलब इनके कारण रेबिलियस हुआ था 1857, क्योंकि हमने बात करी थी बहुत सारे कारणों से 1857 का रिवोल्ट लगा है, बट इन कारणों से तो बिल्कुल भी नहीं लगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। हु वॉज बिस्टॉर्ड विद द टाइटल ऑफ साहिबे आलम बहादुर बाय द बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ द 1857? मतलब बहादुर शाह द्वारा साहिब आलम बहादुर की उपाधि जो है ये किसको दी गई थी? ये दी गई थी बख्त खान को। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी। बख्त खान कौन है? इनका कमांडर इन चीफ था जो दिल्ली से लड़ रही थी। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। क्लियर? आंसर नंबर सी, बख्त खान। द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज, क्या सिंबल था यहां पे? एंड दैट इज द लोटस एंड द चपातीज। लोटस एंड द ब्रेड, यहां पे ब्रेड वर्ड भी आ सकता है, चपाती वर्ड भी आ सकता है। लोटस एंड द ब्रेड और लोटस एंड द चपातीज, दिस वाज द आपका सिंबल। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब कौन थे? ये सबको पता होगा कमांडर इन चीफ कौन थे हमारे, दैट इज तात्या टोपे। बिल्कुल सही, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इनको हमने डिटेल में ज्यादा डिस्कस नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इनको डिटेल में। क्लियर? चलिए आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे कुंवर सिंह जो प्रोमिनेंट लीडर हैं 1857 के, तो इन्होंने कहां से लड़ाई लड़ी थी? 1857 कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, दैट इज बिहार जगदीशपुर। बिहार जगदीशपुर, समझ आया? सो आंसर नंबर ए, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जगदीशपुर, शाहबाद, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। रेवोल्यूशन हुआ था 1857 में, असम में कौन था? असम से कौन लड़ रहा था? तो दैट इज दीवान मनीराम दत्ता। आंसर नंबर ए, दीवान मनीराम दत्ता, ये असम से लड़ रहे थे। क्लियर होगा तुम्हें? तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1, दीवान मनीराम। ठीक है। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।